Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is methods of valuation for open land. So, land valuation generally is classified into two types: open lands and lands with buildings. Further, the open land is classified as urban land and agricultural land. So, how the value of an agricultural land is calculated? So, it is calculated by the capability of creating earnings. मतलब अगर आपके पास कोई लैंड है तो उस पे कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, या फिर उस पे आपको कितना इनकम मिलता है, विच टाइप ऑफ सॉइल इट हैज़, ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके हम एग्रीकल्चरल लैंड का वैल्यू डिसाइड करते हैं. नाउ कम टू अर्बन लैंड. द वैल्यू ऑफ दिस लैंड इज कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियलिटी ऑफ देयर डेवलपमेंट. अगर आपके पास कोई लैंड है एंड आप सोच रहे हैं कि उसमें आप कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, बिल्डिंग या अपार्टमेंट कुछ भी, तो उसका क्या पोटेंशियलिटी है फ्यूचर में, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आसपास क्या है उसके, ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं. उसके बाद ही आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. देन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन आर कंपैरेटिव मेथड, एब्स्ट्रैक्टिव मेथड एंड बिल्टिंग मेथड. बिल्टिंग मेथड इज वेरी कॉमन मेथड and comparative method is the very simplest method. So let's start. Comparative method. This is the simplest and most direct method. The method is based on instances of other sales with dates of open comparative like lands in the neighborhood. So there are two main factors on which this method is based upon. The very first factor is sale prices and second is similar neighborhood lands. Sale prices should be recent. This means what? Active market should be there. यानी कि अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके एरिया में एक्टिव मार्केट होना चाहिए. एक्टिव मार्केट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस. ये जो साइकिल है बाइंग एंड सेलिंग की, ये वहाँ उस एरिया में कंटिन्यू होनी चाहिए. उसके बाद आपको सेम ट्रांजैक्शंस देखने होंगे. यानी कि अगर आप 100 स्क्वायर फीट एरिया का प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको उसी एरिया में 100 स्क्वायर फुट प्लॉट के जो भी बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आप उसको अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं. आपको उससे कंपेयर करना है एंड देन ही आपके प्लॉट की वैल्यू को डिसाइड करना है. नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ टाइम प्लेज अ वाइटल रोल हियर. एलिमेंट ऑफ टाइम, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 10 साल पहले के रेट से आज के रेट को कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आपको टाइम को भी ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशंस करने हैं. आप जिस एरिया में अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस एरिया में आप बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी का, वहाँ पर मार्केट वोलाटाइल नहीं होना चाहिए. वोलाटाइल मीन्स व्हाट? कि अगर सपोज 2020 तक उस एरिया में लास्ट 5 ईयर्स में कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस हुई नहीं है एंड सडनली 2020 में वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पे बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के, तो वहाँ पे मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा. अचानक से ही प्राइजेस हाई हो जाएंगे. तो ये आपके एरिया में नहीं होना चाहिए. वोलाटाइल मार्केट नहीं होना चाहिए. आप जिस भी एरिया में प्लॉट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वहाँ पर एक्टिव मार्केट होना चाहिए, बट इट शुड बी स्टेबल मार्केट. इट शुडंट बी वॉलेटाइल. एंड स्टेबल मार्केट मीन्स व्हाट? कि अगर हर साल 10% से ही रेट्स ग्रो होते जा रहे हैं या 5% से ही रेट्स ग्रो होते जा रहे हैं, तो दिस विल बिकम मोर ईजियर फॉर यू टू कैलकुलेट द वैल्यू. बट इफ द मार्केट इज नॉट स्टेबल, then it becomes tedious. Next, the method is based on the comparison of like to like. Properties may be similar, but each property is unique, so they can never be like. But we can assess by using the following factors, such as situation. Situation is nothing but the location. Position of land means locality, availability, type of people, nearby schools, markets, offices, hospitals, etc. So this is the main factor which affects valuation. अगर आपने फैक्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए
एक वीडियो सेपरेट पोस्ट किया था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लोकेशन ऑफ अ प्लॉट और अ प्रॉपर्टी विच इज़ क्लोज टू schools, colleges, banks, transportation, airports, railways, etc. will obviously gain more value. So the next element of comparison is size. अगर आप 10 एकड़ के प्लॉट को 2 एकड़ के प्लॉट के साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज़ इनवैलिड. You have to compare two plots with similar size. Then the next element of comparison is shape. Shape is very important. Usually rectangular or square shaped plots are preferred mostly because the rates can be adopted 100% of the unit rate to the entire area of the plot. Mostly इंडिया में लोग वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. वो लोग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. सेकेंड एक होता है गोमुखी प्लॉट एंड शेरमुखी प्लॉट. सो व्हाट डज इट मीन? Smaller frontage on the road side, then it is called as Gomukhi plot, and larger frontage on the road side, it is called as Shermukhi plot. गोमुखी प्लॉट का ऐसा मानना जाता है कि ये बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आती है. एंड शेरमुखी प्लॉट का ऐसा मानना जाता है कि इट इज़ वर्स्ट, क्योंकि ऐसे अगर प्लॉट्स है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आ सकते हैं और ये बहुत अशुभ होता है, इनऑस्पिशियस होता है. एंड अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र ओनली द शेप्स ऑफ प्लॉट्स आर डिवाइडेड लाइक दिस. सो we can come to our main focus, shape factor. So here if you are considering a square shape of plot, then you cannot compare it with a hexagonal plot. But if you are taking a rectangle plot, then you can compare it with the round corners easily because somewhat it is same. Then the next element is written frontage and front road width. अगर आपका प्लॉट ऐसी जगह पर है जहाँ पर दोनों साइड से भी रोड है, देन यू विल गेट मोर वैल्यूएशन. ये जो बिल्डिंग है इसके दोनों साइड से रोड पास हो रहा है, इसकी वजह से इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. फ्रंट रोड विड्थ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज अगर आपका प्लॉट कोई भी ऐसे रोड से कनेक्टेड है जो कि स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो आपके प्लॉट को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा. बट अलॉन्ग विद दैट आपको रेस्ट्रिक्शंस भी उतने ही ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं. If your plot is near to state highway, national highway, railways or near to airports, then you have to follow the restrictions. अगर आपके प्लॉट के सामने रेलवे लाइन है तो आपको रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप 100 मीटर्स तक कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं. आप चाहकर भी वो जगह आपको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इन फ्यूचर इफ़ रेलवेज़ ने एक्सटेंशन किया तो वो आपके बाउंड्री के अंदर आ सकता है, इसलिए पहले ही आपको रेस्ट्रिक्शंस दिए गए रहते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट. नेक्स्ट इज लैंड लॉक्ड लैंड. व्हाट इज दिस? दिस टाइप ऑफ लैंड डू नॉट हैव एनी एक्सेस और अप्रोच रोड. इट इज कॉल्ड एज लैंड लोकेटेड लैंड. दिस प्रॉपर्टी विल नॉट बी यूज्ड बाय एनी आउटसाइडर्स, any adjoining owners, only purchased. Hence 70 to 75% of unit rate will be adopted. Landlocked land means what? Suppose ये ABCD ये पूरा जो भी प्लॉट है ये किसी ओनर का है. उन्होंने अपने 4 बेटों में इस प्लॉट को डिवाइड कर दिया है. एंड यू कैन सी A, D एंड C ये 3 प्लॉट्स को रोड फ्रंटेज मिला है. बट बी एक ऐसा प्लॉट है कि उसका रोड के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है. अगर उसे मेन रोड पे आना है तो वो C, A या D इन तीनों के प्लॉट में से ही आ सकता है. सो B इज लैंड लॉक्ड. ऑब्वियसली A, D एंड C will get more valuation for their plots as compared to B. So these were the factors which should be taken into consideration while comparing the plots. सो बेसिकली कंपैरेटिव मेथड यही होती है कि आपको इसमें सिर्फ कंपेयर करना है. आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसको आपको उसी टाइप के सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.